नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के बारे में। इस वीडियो में आपको समावेशी शिक्षा का पूरा हल मिल जाएगा, जिससे क्वेश्चन आपका जो कल एग्जाम है उसमें मिल जाएंगे। और आप ये सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इससे आपके पूरे 50 में से 50 नंबर का पेपर आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, समावेशी का मतलब क्या होता है। समावेशी का मतलब होता है समान रूप से, यानी कि एक कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा देना ही कहलाता है समावेशी शिक्षा। समान रूप से, उसमें कोई भेदभाव ना किया जाए। फिर आ जाता है शैक्षिक समावेशन से क्या तात्पर्य है। तो देखेंगे सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। इसका मतलब है सभी प्रकार के वर्ग के उन सबको एक साथ में शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना ही कहलाता है शैक्षिक समावेशन। कोई बिना भेदभाव के सभी छात्रों को समान शिक्षा देना कहलाता है समावेशी शिक्षा। अब आ जाता है समावेशी शिक्षा का अर्थ। ये क्वेश्चन आपका कल पेपर में मिलेगा। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सकें। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इससे योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा ना कर सके। तो समावेशी शिक्षा का आपका अर्थ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं समावेशी बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए, समावेशी बालक जो होते हैं आपके, सबसे पहले इनकी निम्न विशेषताएं होती हैं। समावेशी बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक रूप से पूर्णतः भिन्न होते हैं। समावेशी बालकों के गुण तथा स्वरूप सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। समावेशी बालकों का विकास सामान्य की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। समावेशी बालकों की समझने की शक्ति अन्य बालकों से भिन्न होती है। अब देखेंगे कुछ जो इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके बहुविकल्पी में या लघुत्तरी, अति लघुत्तरी में 1 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इनको रट लीजिए, कल पेपर में आपको यही मिलने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त जन अधिकार की घोषणा कब की थी। तो इसका सही ऑप्शन है 9 दिसंबर 1975। ये आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन समानता किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाता है 1994। विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन समानता 1994 में किया गया था। इसके बाद आ जाता है, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया। तो सही ऑप्शन है इसमें आपका 1987। आप रट लीजिए, कल आपको क्वेश्चन इसके मिलने वाले हैं। फिर देखेंगे राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कब पारित हुआ। 1999। राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 1999 में पारित हुआ। फिर देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन है हमारा, किसमें से कौन सा बालक विशिष्ट नहीं है। तो देखेंगे प्रतिभाशाली व्यक्ति बालक, मंदबुद्धि बालक, दृष्टि दोषयुक्त बालक या अल्पसंख्यक बालक। तो इसमें से कौन सा बालक विशिष्ट नहीं है। तो जो इसमें अल्पसंख्यक है बालक, ये वाला ये विशिष्ट नहीं है, तो यही इसमें हो जाता है आपका सही ऑप्शन। उसका देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं से विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। ये परिभाषा है असाधारण या विशिष्ट बालक की। फिर है विशिष्ट बालकों के गुण। विशिष्ट बालकों में क्या गुण होते हैं। सबसे पहले तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं और उनका IQ लेवल, बुद्धि लब्ध 140 से अधिक होता है। फिर है मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक, ये भी विशिष्ट बालक में आते हैं। फिर है पिछड़े बालक, ये भी विशिष्ट बालक होते हैं। फिर शारीरिक विकलांग बालक, अपवंचित वर्ग के बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, सृजनात्मक बालक। उसके बाद आता है खिलाड़ी बालक,
अधिगम निर्योग्य बालक, कुसमायोजित बालक और तिरस्कृत बालक। ये सारे जो हैं ये आपके विशिष्ट बालक के अंदर आते हैं। फिर बुद्धि लब्धि क्या होता है, आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में पढ़ा होगा। बुद्धि लब्धि को आईक्यू कहा जाता है, आईक्यू लेवल। और बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर हो जाता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। उसके बाद बुद्धि लब्धि आधार पे बालकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है, इनको आप एक नज़र में देख लीजिए। सबसे पहले आ जाता है आपका 0 से 24 जिनका बुद्धि लब्ध होता है वो आ जाते हैं जड़ बुद्धि के अंदर। इसके बाद आता है 25 से 49 तक कहलाते हैं मूर्ख या हीन बुद्धि के बालक। फिर 50 से 69 तक कहा जाता है मंद बुद्धि के बालक या मूढ़ बालक। फिर 70 से 79 तक कहा जाता है क्षीण बुद्धि के बालक। 80 से 89 जिनका आईक्यू लेवल होता है या बुद्धि लब्ध होती है उन्हें कहा जाता है मंद, इसमें पिछड़े बालक आते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका 90 से 109 इन्हें कहा जाता है औसत बालक। उसके बाद आ जाता है आपका 110 से 119 से कहा जाता है तीव्र या श्रेष्ठ बालक। फिर आ जाता है 120 से 140 से कहा जाता है अति तीव्र या अति श्रेष्ठ बालक। और इसके बाद आ जाता है आपका 140 से ऊपर, इसे कहा जाता है प्रतिभाशाली व्यक्ति। 140 से ऊपर जो होते हैं वो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं। ये बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों का वर्गीकरण है। इसके बाद आ जाता है बाल अपराध। बाल अपराध क्या होता है, तो देखिए यथार्थ में जानबूझकर धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक या इसी प्रकार के सार्वजनिक नियमों को तोड़ना ही अपराध कहलाता है। जब बालक इन्हीं नियमों को तोड़ता है तो उसे हम बाल अपराध कहते हैं। सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक इन नियमों को अगर तोड़ता है बालक तो इन्हीं को हम कहेंगे बाल अपराध, वो भी जानबूझकर तोड़ रहा। फिर कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनके आधार पर बाल अपराध की परिभाषा दी गई। तो सबसे पहले ये आपका कुछ जो ऑप्शन आते हैं या 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है हेली के अनुसार। तो देखिए हेली के अनुसार क्या होता है, जो बालक व्यवहार के सामाजिक मानकों से हटकर आचरण करता है वह अपराधी कहलाता है। जो बालक सामाजिक मानकों से हटकर आचरण करता है वह अपराधी कहलाता है। फिर है बाल्यावस्था में जो अपराध किए जाते हैं वे सामान्यतया कौन कौन से होते हैं उनको हम देखेंगे। तो बाल्यावस्था में जो अपराध किए जाते हैं उसमें बालक चोरी कर सकता है, शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन, धोखाधड़ी, पाठशाला या समाज में हुए झगड़ों के कारण किसी को पीटना या जान से मार देना, ये भी बालक कर सकते हैं। फिर है समलिंगी या विषमलिंगी कामुकता का आदि कामुकता उनके अंदर आना, ये भी कहलाता है आपका अपराध के अंदर। उसके बाद आ जाता है आपका बाल अपराध के कारण क्या हैं उनको देखेंगे। तो देखिए इसमें जो पहला कारण है आपका वो है घरेलू परिस्थितियाँ। दूसरा है पाठशाला या घर का प्रतिकूल वातावरण, उनके अनुकूल वातावरण जब नहीं होता तब भी बाल अपराध हो कर बैठते हैं। फिर कुसंग, उनका कुसंग हो जाए। उसका आता है दूषित वातावरण। फिर आता है बालकों की इच्छाओं का दमन, उनकी इच्छाएं पूरी ना हो रही हों। फिर आता है बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना। फिर है सामवेगिक स्थितियाँ। सामवेगिक मतलब क्या होता है, उनकी जो भावनाएं हैं इमोशनल, उनकी स्थितियाँ। तो ये बाल अपराध के कुछ कारण हैं। अब है बाल अपराध रोकने के उपाय। उसके पहले हम आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं, समावेशी शिक्षा की पूरी PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम पेज शोभित एकेडमी पर जाने के बाद इसको लोड कर सकते हैं। या तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप सीधे इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। आप सिर्फ इस PDF को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, आपके आराम से 50 नंबर आ जाएंगे। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। तो अगर PDF लोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम पेज पर चले जाइए, या तो जो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे लिंक, उसे क्लिक करना नहीं भूलिए और PDF एक बार पढ़ लीजिए। बाल अपराध को रोकने के उपाय। बाल अपराध रोकने के उपाय इस प्रकार हैं। देखिए सबसे पहला आ जाता है घर, विद्यालय तथा समाज में बालकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, अपराधियों की संगत से दूर रखना,
बालक की आवश्यकता का ध्यान रखना, परिवार के सदस्यों द्वारा स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जब बालक बड़े होने लगते हैं तो उनके व्यवहार में बदलाव आने लगता है, तो घर वालों को ध्यान देना चाहिए और उससे स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो ये बाल अपराध रोकने कुछ उपाय हैं। और बालक हमेशा किशोरा अवस्था के टाइम बिगड़ता है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है परिवार के लिए। और अगर वो स्कूल है, स्कूल के अंदर सभी लोग इस पर ध्यान से प्यार से बात करें तो उसे समझाया जा सकता है, और उसे डांट फटकार कर समझाना इतना उचित नहीं माना जाता है किशोरावस्था में। फिर आ जाता है हकलाना, स्टैमरिंग। हकलाना क्या होता है तो हम देखेंगे, इसके भी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो भी आपको बताया जा रहा है पेपर की दृष्टि से ही बना है, पूरा आपका सब्जेक्ट आने वाला है इसी वीडियो से, तो आप समझ कर पढ़िए एक एक चीज़। हकलाना एक वाणी दोष है, परंतु 1000 बालकों में से सिर्फ 8 या 10 बालक ही इस समस्या से पीड़ित हो पाते हैं या होते हैं। इस प्रकार की समस्या में बालकों की आदत होती है शब्दों को बार बार दोहराना। कभी कभी यह बोलते बोलते रुक जाते हैं, कभी कभी यह बोलते समय उलझन भी महसूस करते हैं। जैसे जैसे आंखें बंद करके बोलना, शरीर के अंगों को हिला हिला कर बोलना, ये हकलाने के अंदर आता है। और 1000 में से 8 या 10 बालक की समस्या से ग्रसित होते हैं। इसमें शब्दों को बार बार दोहराते हैं, और इसके अलावा बोलते समय आंखें बंद कर लेते हैं, शरीर को हिलाते भी। फिर आ जाता है आपका वाणी बाधित बालकों का वर्गीकरण। जो बालक वाणी बाधित होते हैं, जैसे हकलाना आ गया, इसी प्रकार जो वाणी बाधित बालक होते हैं उनका अगर वर्गीकरण किया जाए तो वाणी दोष से प्रभावित बालकों का निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आ जाता है प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष, हकलाना, आवाज़ की समस्या, ये वाणी के दोष हैं। तो प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष, उसके बाद हकलाना, फिर आवाज़ की समस्या। फिर आ जाता है अंगी वाणी के दोष, फिर है कम सुनने वाले बालकों के साथ वाणी की समस्या, फिर है देर से बोलने का विकास। ये कुछ आपके प्रकार होते हैं। उसके बाद आता है लुई ब्रेल का जीवन। लुई ब्रेल वैज्ञानिक से क्वेश्चन आपका बनना ही है। इन्होंने लिपि का आविष्कार किया था, ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। देख लेते हैं इनका जीवन। सबसे पहले इनका अगर जन्म देखा जाए तो 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में ये पैदा हुए थे। उसके बाद 1824 में मात्र 15 साल की उम्र में लुई ने लिपि का विकास किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लुई ब्रेल का निधन 6 जनवरी 1852 को टीबी के कारण हुआ था। उसके बाद है लुई ब्रेल का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख आविष्कार ब्रेल लिपि है, जिसे दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए विकसित किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनका सबसे बड़ा आविष्कार क्या है? ब्रेल लिपि। ये बात आपको ध्यान देनी है। ब्रेल लिपि की बुनियादी इकाई को सेल कहा जाता है। प्रत्येक सेल 2x3 के ग्रिड में व्यवस्थित 6 बिंदुओं से बना होता है। तो ये बात आपको ध्यान देने वाली यहाँ पर है, इसके क्वेश्चन आपको बनते हैं। फिर है का डाट की औसतन ऊंचाई 0.02 इंच होती है। फिर है ब्रेल लिपि में अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को इन 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोजन से दर्शाया जाता है। फिर देखेंगे आप, हर अक्षर, संख्या या प्रतीक के लिए 2 संयोजन होते हैं। जैसे उदाहरण है आपका ए के लिए केवल 1 बिंदु है, ये इस प्रकार। बी के लिए देखिए 1 और 2 बिंदु हैं, इस प्रकार। और सी के लिए 1 और 4 बिंदु हैं, इस प्रकार। फिर देखेंगे TAT परीक्षण क्या होता है। TAT परीक्षण या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मॉर्गन व मुरे ने 1935 में किया था। इसे कथानक बोध परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण में 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये, इस परीक्षण में 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आता है TAT परीक्षण में कितने चित्रों का प्रयोग किया जाता है? 30 चित्रों का। सभी चित्र पुरुषों एवं स्त्रियों के होते हैं, जिसमें 10 चित्र पुरुषों के लिए, 10 चित्र महिलाओं के लिए। अब ये आपको याद रखना, 10 पुरुषों के लिए और 10 चित्र
महिलाओं के लिए और 10 चित्र दोनों के लिए होते हैं। इन चित्रों को देने के बाद परीक्षक परीक्षार्थी को कहानी लिखने का निर्देश देता है। ये चित्र दे देता है, उसके बाद कहता है कहानी लिखो। इसके बाद आ जाता है आपका बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण या चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। अब इसमें देखें क्या होता है। इस परीक्षण का निर्माण डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने किया था। क्वेश्चन आता है CAT परीक्षण किसने किया था, या CAT परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इन्होंने तो इसका निर्माण कर दिया था डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने। उसके बाद सर्वप्रथम प्रयोग जो है उसका जो प्रयोग किया था लियोपोल्ड बेलाक ने। किसने किया था? लियोपोल्ड बेलाक ने 1948 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इन परीक्षणों में चित्रों की संख्या 10 होती है, इसे आपको याद रखना है। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए व्यक्तित्व मापने के हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका निर्माण किया डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया लियोपोल्ड बेलाक ने और 1948 में किया। और ख़ास बात, इसका जो उपयोग किया जाता है 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है और इसमें चित्रों की संख्या होती है 10। इसके बाद आ जाता है रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण या RIT। तो इस परीक्षण का आविष्कार मनोवैज्ञानिक हर्मन रोसार्क, किसने किया था? हर्मन रोसार्क ने किया था। इस परीक्षण में 10 स्याही के धब्बों के कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 5 बिल्कुल काले, 2 कपड़े लाल और काले, 5 जो होते हैं कपड़े बिल्कुल काले होते हैं और जो 2 होते हैं वो कपड़े लाल और काले दोनों रंग के होते हैं। और 3 जो कपड़े होते हैं आपके कई रंग मिलाकर बने होते हैं। इस परीक्षण में परीक्षक परीक्षार्थी को उपरोक्त जो कार्ड होते हैं, कार्ड के धब्बे, कपड़ों की जगह क्या होगा? कार्ड के धब्बे दिखाई देने वाले चित्रों के बारे में लिखने का निर्देशन देता है और इसी आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। जिसमें कार्ड होते हैं वो बच्चों को देता है और उसके बाद चित्रों के बारे में लिखने का निर्देश देता है। जब वो लोग लिख लेते हैं, इस आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। फिर आ जाता है आपका कहानी पूर्ति परीक्षण यानी कि SCT। इस परीक्षण में परीक्षार्थी के सामने कुछ अधूरे वाक्य तथा अधूरी कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। परीक्षार्थी अपने मस्तिष्क में आए हुए कुछ शब्दों तथा विचारों द्वारा इन शब्दों और कहानियों में अपनी इच्छाओं और संवेगों को व्यक्त करता है और इसी आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसमें जो होता है, परीक्षण परीक्षार्थियों के सामने कुछ अधूरे वाक्य, अधूरी कहानियों को प्रस्तुत करता है और परीक्षार्थी जो होते हैं वो अपने मस्तिष्क में आए हुए कुछ शब्दों तथा विचारों के आधार पर इनमें अपनी इच्छाओं या संवेगों को व्यक्त कर इसी आधार पर व्यक्तित्व का मापन करता है। जैसे उदाहरण आपका दिया गया है, मैं अपने घर, फिर रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, लेने गया। अब इसमें वो क्या भर सकता है? बैग लेने गया, कॉपी किताब लेने गया, ये उसको भरना होता है और इसी के आधार पर जो बालक या परीक्षार्थी होते हैं उनका व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता है। तो इसे कहा जाता है कहानी पूर्ति परीक्षण। इसके बाद आ जाता है परामर्श। परामर्श क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, परामर्श एवं इसके अंग्रेजी शब्द जो होता है काउंसलिंग, इसका अर्थ होता है सलाह, राय, मशवरा, सुझाव लेना या देना। जब कोई व्यक्तिगत, निजी या पारिवारिक समस्या सामने आती है तब हम किसी बुजुर्ग या समझदार व्यक्ति से परामर्श लेते हैं या सलाह लेते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जुआल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वनिर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। जब वह स्वयं अपना निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है तो वो किसी से परामर्श लेता है। इसे ही आपका परामर्श कहा जाता है डॉक्टर जुआल के अनुसार। फिर आ जाता है परामर्श के उद्देश्य। परामर्श के क्या उद्देश्य हैं? तो रूथ स्ट्रिंग जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। ये किसके अनुसार है? रूथ स्ट्रिंग के अनुसार। फिर हैं
डंसमोर के अनुसार, तो डंसमोर के अनुसार परामर्श का उद्देश्य परामर्श लेने वाले को अपनी शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तित्व समस्याओं को समझने में सहायता देता है। परामर्श का उद्देश्य परामर्श लेने वाले को अपनी शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तित्व समस्याओं को समझने में सहायता देता है। फिर है रॉबर्ट्स के अनुसार परामर्श का उद्देश्य परामर्श लेने वाले को अपनी शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में सहायता देता है। इसके बाद आ जाता है परामर्श की आवश्यकता एवं क्षेत्र। हमें परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? छात्रों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए, समायोजन संबंधी परामर्श के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करने के लिए, अधिगम विधियों संबंधी परामर्श के लिए या अधिगम कौशल संबंधी परामर्श के लिए। तो ये परामर्श की आवश्यकता एवं क्षेत्र हैं जिनके लिए हमें परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। अधिगम का मतलब होता है किसी चीज़ को सीखना। इसके बाद है आपका परामर्श की विधियाँ। परामर्श की कौन कौन सी विधियाँ हो जाती हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली विधि हो जाती है निर्देशात्मक परामर्श, फिर हो जाती अनिर्देशात्मक परामर्श और फिर हो जाती है समन्वित परामर्श। याद कर लीजिए, निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श और समन्वित परामर्श। फिर है परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं। कुछ संस्थाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं जो आपके पूरे देश में हैं। उन्हें कौन कौन संस्थाएं सहायता देती हैं परामर्श में, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखिए मनोविज्ञानशाला, ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज में स्थित है संस्था। फिर है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है, मंडल स्तर पर होता है, जितने भी मंडल हैं हर मंडल स्तर पर होगा। फिर है जिला चिकित्सालय, फिर है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट सेंटर, फिर है पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, फिर है समुदाय एवं विद्यालय सहयोगी समितियां, फिर है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। तो ये संस्थाएं हैं जो परामर्श में सहायता करती हैं। इसके बाद आता है श्रवण विकलांगता या छीणता। ये क्या होता है? श्रवण का मतलब होता है सुनने की क्षमता में कुछ कमी आ जाती है, जिससे हमें कुछ ज़्यादा, जब कोई तेज बोलता है या डेसिबल जब ज़्यादा हो जाता है आवाज़ का, तब हमें सुनाई पड़ता है। उसी छीणता को कहा जाता है श्रवणशीलता। इसमें आप देखेंगे पूर्ण या गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल 90 से 100 डेसिबल तक होता है, जबकि औसतन होना चाहिए 20 से 30 डेसिबल नॉर्मल बच्चों के लिए। लेकिन जो बाधित बच्चे हो जाते हैं उनका ये बढ़कर 90 से 100 के बीच हो जाता है। फिर है श्रवण छीणता के प्रकार। श्रवण छीणता क्यों उत्पन्न होती है, इसके कुछ प्रकार हैं। श्रवण छीणता के प्रकार देखिए, आधुनिक विशेषज्ञों ने श्रवण बाधित को 4 वर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहला केंद्रीय श्रवण दोष, फिर है मनोजैविक श्रवण बाधित, फिर है नाड़ी संस्थान श्रवण बाधित, फिर है आचरण में श्रवण बाधित। ये कुछ आपके श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार हैं। केंद्रीय श्रवण दोष, मनोजैविक श्रवण बाधित, नाड़ी संस्थान श्रवण बाधित और आचरण में श्रवण बाधित। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन आपके जो हैं एक अति लघुत्तरी में जो आते हैं 1 नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। तो पहला देखेंगे राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। याद कर लीजिए, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय प्रशिक्षण और अनुसंधान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में भी स्थित है। फिर है राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम। राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम, ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद आ जाता है भारतीय विकलांगता पुनर्वास परिषद, ये भी आपका नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, ये आपका मुंबई में महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार ये समावेशी शिक्षा का पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है और इसमें सारे आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो बताई गई हैं, कल पेपर में आपको यही मिलेंगी। और कल आप हमें कमेंट कर बताना कि आपका इसमें से कितना फंसा है। हम गारंटी दे सकते हैं इसमें से आपका
45 से 50 नंबर के आपके हो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ठीक से इसको पढ़ लीजिए और इसकी PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करने के बाद इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।